हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीडीपी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट, यूपी टेट और इसके अलावा सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बालक में संस्कारों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले बच्चा संस्कार कहाँ पर सीखता है। ऑप्शंस हैं ए विद्यालय, बी परिवार, सी खेल का मैदान या डी सिनेमा घर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बालक जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने माता पिता के संपर्क में आता है। तो जो बच्चे का जो परिवार होता है वही उसका पहला विद्यालय होता है या पहला स्कूल होता है। तो जो सबसे पहले संस्कार सीखेगा तो वो अपने घर से ही सीखेगा। तो इस तरीके से हमारे जो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी परिवार। परिवार में ही सबसे पहले बालक संस्कार सीखता है या संस्कारों का उसमें विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक। देखिए, आपसे यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, पहला प्रमुख कारक पूछा है, यानी कि विकास को जो सबसे पहले प्रभावित करेगा वो वाला कारक हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी समाज या डी राष्ट्र। तो देखिए, जब बालक जन्म लेता है उससे पहले से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर उसके विकास को वातावरण तो प्रभावित नहीं करेगा जब बालक गर्भावस्था में होगा, क्योंकि अभी तो वो वातावरण के संपर्क में आया ही नहीं है। तो वहाँ पर जो बालक के विकास को प्रभावित करेगा वो होगा वंशानुक्रम, अर्थात विकास को सबसे पहले वंशानुक्रम ही प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं। यानी कि आपसे पूछा है कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होता है। तो ए ऑप्शन है आपका कोशिका, बी गुणसूत्र, सी न्यूरॉन या डी कोश शरीर या सेल बॉडी। तो देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वही आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। बालक अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जो गुण या मानसिक शारीरिक विशेषताएं प्राप्त करता है वो गुणसूत्रों के माध्यम से ही करता है। और गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46, या अगर आपसे पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यही आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बालक के विकास में महत्व है, यानी कि विकास में कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए वंशक्रम यानी कि हेरिडिटी, बी वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, सी दोनों या डी किसी का भी नहीं। तो देखिए, एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही अपनी भूमिका होती है, दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक का कम है या एक का ज़्यादा है, दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा आपका, दोनों का, यानी कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बस देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा है सामाजिक विकास में। कई बार क्या होता है, हम सामाजिक विकास नहीं पढ़ते और महत्वपूर्ण कारक अगर हम पढ़ेंगे तो हम आनुवंशिकता को लगा देंगे। देखिए, जो मनुष्य है एक वो सामाजिक प्राणी है
और समाज में आकर ही उसका विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। बिना समाज के उसका सामाजिक विकास नहीं हो सकता। तो जो सामाजिक विकास में बालक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो होगा आपका सी, वातावरण, क्योंकि वातावरण में ही बालक का सामाजिक विकास होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कहता है कि वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी है उसके प्रमुख वाहक कौन है? ए रक्त, बी जीन्स, सी नलिका विहीन ग्रंथि या डी मस्तिष्क। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वंशानुक्रम के जो प्रमुख वाहक होते हैं वो होते हैं जीन्स। जीन्स ही हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जीन्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में किशोरावस्था के बारे में आपसे कुछ पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा है नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियाँ उठाने के अवसर। तो देखिए किशोरों को अभिप्रेरणा तो दी ही जानी चाहिए, इसके अलावा सहानुभूति भी दी जानी चाहिए और इसके अलावा जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी उनको प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 का सी, लालच। किशोरों को कभी भी लालच नहीं दिया जाना चाहिए कि अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इस तरीके की लालच किशोरों को या बालकों को भी नहीं दिए जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अगर अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, यानी कि अगर आप टीचर हैं और आप अपनी क्लास में जाकर बार बार बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं या किताब में से पढ़कर बता रहे हैं या स्वयं उन बातों पर आचरण करें, यानी कि आप उनके सामने एक नैतिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, नैतिक आदर्श उनके सामने आप रख रहे हैं। इसके अलावा सी ऑप्शन कहता है कि महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, यानी कि जो हमारे अतीत में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनकी आप उन बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा, या आप उनसे देवी देवताओं की बातें करेंगे तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा। तो देखिए इसका एक सीधा सा आंसर है और बहुत ही इजी आंसर है कि अगर आप स्वयं उन पर आचरण करेंगे नैतिक मूल्यों पर, तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। तो जब वो देखेंगे कि हमारे जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा नैतिक हैं, एक आदर्श हैं आप उनके सामने, तो बच्चे भी उन नैतिक मूल्यों का अनुसरण करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 8 का जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वयं उन पर आचरण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। देखिए मनोभौतिक एकता के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ए ऑप्शन है मन और शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, या डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखिए अगर हम मनोभौतिक यानी कि इन दोनों वर्डों को अलग अलग करें तो मन और भौतिक, तो देखिए ये तो है मन से मन हो गया, और अगर हम भौतिक की बात करें तो भौतिक का यहाँ पर शारीरिक से मतलब है। तो मन और शरीर का जो विकास है वही मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को
क्या प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस हैं ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी केवल वंशानुक्रम या डी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो देखिए बालक की जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।